morning. Good morning. मॉर्निंग सर। ये आप लोग उस दिन जो टेस्ट लिया था सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का, पहले वो खोल लीजिए. कौन सा एक्सरसाइज था? क्वेश्चन पढ़ना यार कोई. सर ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द एयर। उसके ऊपर एक्सरसाइज नंबर वगैरह लिखा है किसी में? एक्सरसाइज 8। हाँ, एक्सरसाइज बोलिए. ऑल ऑफ द एयर नियर द फैक्ट्री हाँ, इज. polluted। इज है, इज. सर इज। दूसरा. सम ऑफ द लुइसा's friend have car। तीसरा. मोस्ट ऑफ द टीचर्स टेक द बस। चौथा. मोस्ट ऑफ my brother's mail comes in the late afternoon। half of the boxes is full। क्या? the boxes is full हाफ ऑफ are द full। हाफ ऑफ द बॉक्सेस. हाँ, आर फुल. हाँ, आगे. सर yes sir are you। हाँ हाँ हाँ, आगे. third of the program is about the war। 60% of the books are in Spanish। बोलो. many of the animals in the zoo are wild। all of the windows are closed at night। बोलो. आर होगा 10 का आर। सेंटेंस पढ़ो. some of the TV programs are very interesting। सम ऑफ द टीवी प्रोग्राम. some of the TV programs are very हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है. ये है तुम्हारा आंसर इसका. सर 7 नंबर में से 60% लिखा है तो वहाँ पर सिंगल आएगा ना? क्या लिखा है? वहाँ पर तो नहीं सिंगल। क्या है? 60% of the books हाँ, in Spanish। तो डैश करके है। थोड़ा सा आप बोलते हैं कि परसेंट अगर लिखा हुआ होगा तो सिंगुलर आएगा। रूल पढ़ो एक बार. बताओ रूल क्या था? सब नोट करके लिखवाए थे कि अगर परसेंटेज लिखा हुआ हो इंग्लिश में तो उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब होता है। परसेंटेज लिखा हो तो उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब होता है।
सिंगुलर होता है, राइट? और लिखा थे कि थर्ड फोर्थ हाफ क्वार्टर ये सब के साथ हमें कहते हैं उसके ऑफ के बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन के साथ होता है। थर्ड फोर्थ, 3/4 ना, 3/4, 1/2, यही ना, यही था ना भाई, 1/2, यही सब ना कि ये सिंगुलर लेगा, राइट? इसी की बात कर रहे हो ना? जी सर। हाँ, इसका भी कुछ बताया था, 60%, 40%, 20%। इसका ये वाला बताया था, जब फ्रैक्शंस में रहता है, ये फ्रैक्शंस है, परसेंटेज है? बोलो बोलो, दिख रहा है ये पूरा पोर्शन? हाँ, बताओ। ऑफ द, अब आते हैं ऑफ द के रूल्स पे। वन ऑफ द, ईच ऑफ द, और क्या था? ईदर, नाइदर। हाँ, ये सब प्रोनाउंस फॉर्म में यूज होता है, उसके लिए था। हाँ, सही है, सही है। हाँ, ये प्रोनाउंस है मेरे भाई, ये प्रोनाउंस फॉर्म में यूज होता है। उसके साथ जो ऑफ द यूज होगा, उसके साथ वर्ब का सॉरी, हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होगा वर्ब। करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ये वाला करेक्ट है। परसेंटेज में भी कोई दिक्कत नहीं है, करेक्ट है। फ्रैक्शंस में 1/2, 2/3, ऐसे करके यही लिखवाया होगा ना? कहाँ पे? क्वेश्चन बोलो। बोलो बोलो, क्या है? समथिंग ऑफ द 60% of the books 60% ऑफ द बुक्स। हाँ, आगे क्या? Spanish. स्पेनिश। यही क्वेश्चन है, इसी में क्या कंफ्यूजन है? इज और आर का? यही कंफ्यूजन है ना भाई। बताओ, ये प्लूरल होगा? आवाज आ रही है मेरी? मुझे जो बोल रहे हैं सर, आवाज कम आ रही अभिमन्यु, आवाज नहीं आ रही? है। अभी आ रही है? हाँ सर, अब ठीक है। अच्छा, और वो आ रहा है उधर? ये होगा भाई, ये प्लूरल होगा, ठीक है। अनलेस इट इज एक्सप्रेस्ड इन फ्रैक्शंस, अनलेस इट इज एक्सप्रेस्ड इन फ्रैक्शंस, तब तक सिंगुलर नहीं आएगा, ठीक है। आगे बोलो। जब तक कि फ्रैक्शन में ये नहीं होगा तब तक ये सिंगुलर नहीं लेगा। और ये ऑफ द, यहाँ पे इसका कोई रूल नहीं है। ऑफ द के साथ सिर्फ ये सर्टेन वर्ड्स हैं, और भी कुछ वर्ड हैं, लेकिन वो ये नहीं है, वो टुगेदर ऑफ द है, वो सब है। हर जगह ऑफ द देख के ऐसे मत कर देना, उसके आगे के वर्ड्स भी देखो ना क्या क्या लगे हुए हैं, ठीक है ना। हाँ, आगे बोलो, और क्या था? सिर्फ इतना ही था? आवाज नहीं आ रही क्या मधुपुर में? माइक नहीं चल रहा है कैसे? Yes, sir. अरे चल रहा है तो बोलो, इसके आगे एक्सरसाइजेस है। Sir, 9 days. क्या है क्वेश्चन? बोलो। A lot of the words in chapters is new. हाँ, Are new. अभी बोल रहे हो इज न्यू, आर न्यू।
अ लॉट ऑफ, Lot of the हाँ 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 हाँ, सुन लिया मैंने, आर। आप पूछो यहाँ आर क्यों आएगा, ये है सही क्वेश्चन पूछने वाला कि सर अ लॉट ऑफ के बाद भी आपका आर क्यों आ रहा है। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि अ लॉट ऑफ का मतलब ही होता है मोर देन वन। मोर देन वन में हमेशा प्लूरल आएगा। अभी ठीक है, हाँ। yes sir. नेक्स्ट, Some of the vocabulary in the sentence एक सेकेंड होल्ड करो। is difficult. हाँ, अ लॉट ऑफ के आगे आर आएगा, दूसरा बोली। Some of the vocabulary in the letter is difficult. अब यहाँ पे तो इज आएगा। Yes sir. अच्छा, आगे। So I saw one movie. Most of the movie takes place in China. मोस्ट ऑफ द मूवी, हाँ सिंगुलर है, टेक्स, ठीक है, Most of the people I know comes from Europe. करेक्ट। मोस्ट ऑफ द कम, क्योंकि वहां पे आई नो है, आई के साथ हमेशा एस ई एस के बिना लगता है, ठीक है। आगे ये इजी है, ये टेंस का क्वेश्चन, बोलो। Half of the book is about हाँ, अब यहाँ देखो, अब उस टाइम क्वेश्चन किसने पूछा था मुझसे, परसेंटेज वाला? अभिमन्यु। अभिमन्यु देखो, अब हाफ इज हाउ मच, तो इट इज एक्सप्रेस्ड इन फ्रैक्शंस। द मोमेंट ये फ्रैक्शन में एक्सप्लेन हुआ, यहाँ पे उसका सिंगल वो रूल अप्लाई होना शुरू हो जाएगा, तो यहाँ पे ये सिंगुलर फॉर्म में होगा। क्या था ऑप्शन में, इज वॉज है या इज आर है? वॉज वर है या इज आर है? ऑप्शन में जो भी है, मतलब वो सिंगुलर फॉर्म में होगा। आगे यहाँ पे उसका नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। आगे बोलो, आगे। third of the test is about हाँ, one thread टू थर्ड फिर फ्रैक्शन में है, फिर यहाँ सिंगुलर होगा, जो भी है ऑप्शन में सिंगुलर होगा। हाँ 40% of the teams हाँ, अब यहाँ पे प्लूरल होगा। हाँ ठीक है, ठीक है, प्लूरल होगा। all of my money is in my purse. क्या है एट्थ? All of my money is ऑल, मनी के लिए हम हमेशा सिंगुलर लगाते हैं। one of my friends works at the mall. हाँ, तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे फ्रेंड्स में से कोई एक, सिंगल, तो यहाँ सिंगुलर होगा। हाँ Some of the newscasters on channel 47 are very young. हाँ ठीक है, और A lot of the coaches in the tournament were from Asia. बोलो। Lot of coaches हाँ in the प्लूरल है। 17 people were अब 17 पीपल है तो वहीं पे प्लूरल है। नेक्स्ट, police was पुलिस के साथ हमेशा प्लूरल लगता है। mathematics सिंगुलर। was and जो were married for अब यहाँ पे दो लोग हैं, दो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट का फर्स्ट रूल लग गया, प्लूरल। the news from India सिंगुलर। वर्ड सच एज न्यूज, मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, ये सारे के पीछे एस लगता है, लेकिन ये सारे सिंगुलर लेते हैं, पता है ना ये रूल, ये उसी रूल पे बेस्ड है। हाँ आगे, the singers on the program were द सिंगर्स, मोर देन वन, प्लूरल। every student in the class was अब एवरी ईच एवरी एज अ वर्ड क्या लेता है, सिंगुलर। हाँ, one of my friends वन ऑफ, अगेन सिंगुलर। all of the cities in the हाँ, अब ऑल ऑफ द सिटीज है, ऑल ऑफ, सब, मोर देन वन, प्लूरल। बोलो, हो गया? हाँ
दूसरा वाला खोलो। इसके अलावा कोई एक्सरसाइज था इसका? हाँ, दूसरा दूसरा वाला निकालो। निकाल लिया? सर हाँ, सिंपल कंपाउंड है फॉर्म। हाँ, फटाफट लिखो, मैं बोल रहा हूँ, अब ढूंढ के लिख लेना उसमें। शी केम हियर टू सी मी, सिंपल। शी केम हियर टू सी मी। अब देखो उसमें ध्यान देना, शी केम हियर टू सी मी, ये एक सेंटेंस है। इट इज अ सिंगल स्टेटमेंट विच इज इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, दूसरी जगह उसी को कंफ्यूज करने के लिए एक और सेंटेंस होगा तुम्हारे पास, शी केम हियर, ठीक है, एंड सॉ मी। अब यहां पे क्या है, वो इसको देखने नहीं आई है। शी केम हियर इज वन सेंटेंस, सेंटेंस वन मतलब क्लॉज वन, एंड शी सॉ मी इज क्लॉज टू, ज्वाइंड बाय अ कंजंक्शन विच इज कोऑर्डिनेटिंग। तो ये आपका कंपाउंड होगा। नेक्स्ट, ढूंढ के लिख लेना, मैं बताया जा रहा हूं, ठीक है ना। हाँ, एक है इन स्पाइट ऑफ हिज हार्ड वर्क द बॉय डिड नॉट सक्सीड, लिखा है, देखो उसमें खोजो और लिखो। उसके बाद सिंपल सेंटेंस है, उसके बाद है द बॉय वर्कड हार्ड बट, अब बट लग गया है तो कंपाउंड सेंटेंस है। ही डिड नॉट सक्सीड, द बॉय वर्कड हार्ड, ठीक है, ही डिड नॉट सक्सीड। नेक्स्ट, द टीचर प्रेज द बॉय फॉर हिज डिलीजेंस, सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। द बॉय वॉज डिलीजेंट, द टीचर प्रेज्ड हिम, बीच में सो लगा होगा। द बॉय वॉज डिलीजेंट, द टीचर प्रेज्ड हिम, बट यहां पे ये शो नहीं हो रहा है कि बॉय को जो है उसको प्रेज इसीलिए मिल रहा है क्योंकि वो डिलीजेंट है, ठीक है। दीज आर टू डिफरेंट सेंटेंसेस, तो वो कंपाउंड है। सर आंसर मैच नहीं हो पा रहा है। तो गलत है, फिर काटो जो मैं बोल रहा हूं। सर वो नहीं, क्वेश्चन नहीं मिल रहा, आप बोल रहे हैं ना, तो ऊपर नीचे। ऊपर नीचे तो खोजो, सर टीचर्स वाला नहीं है क्वेश्चन। तो नहीं है तो रहने दो। हैविंग फिनिश्ड देयर वर्क, देखो ये क्वेश्चंस है कि नहीं। हैविंग फिनिश्ड देयर वर्क फॉर द डे, द, ये क्वेश्चन है ही नहीं, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। देखो हैविंग वाला कोई क्वेश्चन नहीं है। हैविंग फिनिश्ड देयर वर्क फॉर द डे द मेजन्स वेंट होम, सिंपल सेंटेंस। ये सब क्वेश्चंस नहीं है क्या? एक भी क्वेश्चन नहीं है जो बताया। एक मिला, तीन गेम जो लिखा है वही मिला, कौन सा एक्सरसाइज तुम लोगों ने किया है? एक नहीं लिखा हुआ। दो चार सेंटेंस पढ़ो, उसमें ये सब लिखा है, सारा एंड ईरा ड्रोव टू द स्टोर। नहीं क्या करिए, अब एक नहीं बोल रहा है कि यस सर बोल रहा है, इसका मतलब दोनों को मैंने अलग अलग शीट भेजा होगा। ऐसा पॉसिबिलिटी कैसे है? मैंने एक ही शीट भेजी है। आप जो क्वेश्चन अभी बोले ना, सारा वाला वो 17 नंबर में है। अरे है ना, चेक करो। नहीं है टीचर्स वाला। जो नहीं है आप उसको छोड़ दीजिए, जो है लिखिए, यस सर। ठीक है। ओके सर। सारा एंड ईरा ड्रोव टू द स्टोर, ठीक है। ये सब पहले मुझे वेरीफाई कर दो, पहले टिक कर लो उसको। जेनी एंड आई ओपन ऑल द गिफ्ट्स, ये है। यहां क्या आना चाहिए? छोड़ो आगे का, यही बताओ। हाँ, कंपाउंड कंपाउंड आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यहां पे टू क्लॉज, यस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, और सारा और ईरा दोनों जा रही हैं। ड्रोव टू द स्टोर का यहां मतलब ही नहीं है दोनों ड्राइव कर रही हैं।
ड्रोव टू द स्टोर का मतलब होता है बोथ आर गोइंग टुगेदर, ठीक है ना, बट नोबडी इज डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। ऐसा नहीं कि वो ड्राइव कर रही है तो वो लेके जा रही है, हमें सेंटेंस में ऐसा कुछ पता नहीं चल रहा है, ठीक है। तो हमारे लिए दो अलग सब्जेक्ट्स जो हैं वो दोनों एक सेंटेंस को गवर्न कर रहे हैं, ठीक है ना। मतलब वो ड्रोव टू द स्टोर है वो दोनों के लिए लागू होता है, ठीक है, इंडिपेंडेंटली। इसीलिए साथ में कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज है हमारा, दोनों चीज फुलफिल हुआ, सेंटेंस इक्वल इंपॉर्टेंस का इसलिए कंपाउंड है, ये तीनों पॉइंट। अभी देखो जेनी एंड आई ओपन द गिफ्ट्स है, ऑल द गिफ्ट्स करके कुछ ढूंढो। सर कंपाउंड। हाँ ये भी कंपाउंड है। द कैट एंड डॉग एट, है माई पेरेंट्स एंड आई वेंट फॉर अ मूवी, ये क्वेश्चन है देखो, यस सर। ये है, यस सर। देख लो ये भी कंपाउंड है। ये है, यस सर। ये भी कंपाउंड है। अभी इसमें तीन नाम है, ये आप एक पहला सेंटेंस कर रहे हैं, अभी तक जितना भी हमने पढ़ा है यही सेंटेंस वो है जिसमें आपने पढ़ा है कि तीन सब्जेक्ट्स का, तीन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, ये तीनों सब्जेक्ट एंड से गवर्न हो रहे हैं, दे आर टेकिंग सेम सेंटेंस, तो ये भी आपका कंपाउंड होगा, ठीक है। इसके बाद आपने ये पढ़ा है द हैम, ग्रीन बीन्स एंड माश पोटैटोज एंड कॉर्न आर ग्लूटेन फ्री, हाँ ये भी कंपाउंड है। अभी मिल रहा है सेंटेंसेस, जिस किसी में डाउट हो मेरे को उसी वक्त रोक देना कि सर मेरे को समझ नहीं आया। ये वाला है मीशा वॉक्ड एंड लुक्ड अराउंड, नो सर। माई मदर हैम्ड एंड हॉड ओवर वेयर टू गो फॉर डिनर, नो सर। द स्पिरिट्स ऑफ ऑल दी आई वॉज डिसीव्ड, ये सब तो नहीं हो सकता, ये सब टफ वर्ड्स है। मेन मे कम एंड मेन मे गो, ये है। नो सर। यू मे वॉच टीवी और यू कैन गो आउट टू प्ले, यस सर। हाँ क्या होगा ये, कंपाउंड। करेक्ट। यू शुड ईदर सिट क्वाइटली और गो आउट, यहां पे ये डिपेंडेंसी नहीं दिखा रहा है, यहां दो चॉइस दे रहा है, ध्यान देना, गलती से भी इसको डिपेंडेंट मत समझ लेना, ठीक है ना। ये भी कंपाउंड है। द ओल्ड मैन कुड नीदर सी नॉर हियर, कंपाउंड। कंपाउंड। ही टुक द टेस्ट सेवरल टाइम्स बट ही कुड नॉट पास, कंपाउंड। कंपाउंड। ही इज फेमस येट ही इज वेरी हम्बल, कंपाउंड। शी वॉज वेरी एंग्री स्टिल शी केप्ट हर कूल, कंपाउंड। द थीव्स नॉट ओनली बट ऑल्सो, ध्यान है ना, नॉट ओनली रॉब्ड द मैन ऑफ हिज पोजेशंस बट ऑल्सो इन्फ्लिक्टेड इंजरीज ऑन हिम, कंपाउंड। अभी क्लियर है, ये मिला जितना सारा है। अभी बताओ ये है कि नहीं, बिकॉज माई कॉफी वॉज टू कोल्ड, है ये सेंटेंस, ये है कॉम्प्लेक्स। बिकॉज माई कॉफी वॉज टू कोल्ड आई हीटेड द माइक्रोवेव, दूसरा है, हाँ, ऑल दो ही वॉज वेल्दी, ऑल दो, अब ऑल दो एक कॉन्ट्रास्टिंग है, ठीक है, ऑल दो एक कॉन्ट्रास्टिंग है, ध्यान देना। ही वॉज वेल्दी, ही वॉज स्टिल हंग्री, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स है। शी रिटर्न्ड द कंप्यूटर आफ्टर शी नोटिस्ड इट वॉज डैमेज्ड, नाउ व्हेन इज शी रिटर्निंग इट, जब उसको पता चला कि ये डैमेज्ड है, ये भी कॉम्प्लेक्स है। whenever prices goes up, customers buy less products, कॉम्प्लेक्स है।
लेस प्रोडक्ट किस पे डिपेंडेंट है? प्राइसेस पे. नेक्स्ट, बिकॉज आई हैड टू कैच द ट्रेन एंड as we were short of the time, I forgot to pack my toothbrush for our vacation. ठीक है, अगेन किस पे डिपेंडेंट है ये? बिकॉज लग गया तो वहीं पे पता लग गया कि ये डिपेंडेंट है. एज शी, मतलब ये कॉम्प्लेक्स है. एज शी वॉज ब्राइट एंड एम्बिशियस, क्या होगा इसका? द शी बिकेम मैनेजर ऑफ द टीम, मैनेजर इन नो टाइम, सॉरी. क्या होगा इसका? कॉम्प्लेक्स है. इसके बाद क्या है? वेर एवर यू गो यू कैन ऑलवेज फाइंड ब्यूटी. हाँ, अब आओ. क्यों होगा ये? क्यों होगा? सबने लिखा है ये? कितने लोग हैं जिन्होंने कंपाउंड लिखा है इसको? हाथ खड़ा करें. सबने कॉम्प्लेक्स लिखा है इसको? क्यों लिखा है कॉम्प्लेक्स? इंडिपेंडेंट नहीं है दोनों. इसमें डिपेंडेंट कौन सा है? You can always find beauty. ठीक है, और ये डिपेंडेंट है. ठीक है, तो पहला रूल वेरीफाई हुआ. दूसरा ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लिखा हुआ है ना? यही पूछ रहा है ना? मतलब यही है ना? ठीक है, करेक्ट है. इसको बहुत लोग कंपाउंड लिख कर आते हैं, ध्यान देना. गलत है वैसे, कंपाउंड सही नहीं है, बट लिख कर आते हैं क्योंकि सेंटेंस अपीयर ऐसे हो रहा है कि ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है. ठीक है, अनलेस यू मेक आउट पहले ये नीचे वाला. और कई लोगों को ये ऊपर वाला जो डिपेंडेंट सेंटेंस है वो सेंटेंस ही नहीं नजर आता, ये वाला पोर्शन. बट सही है, इट्स नाइस. हाँ, लिखिए. मतलब नेक्स्ट ढूंढिए. एवरग्रीन फॉरेस्ट्स आर अ सिंबल ऑफ फर्टिलिटी बिकॉज दे डू नॉट डाई इन विंटर. ये भी कॉम्प्लेक्स है. नेक्स्ट लिखो. ऑल्दो इट इज वेरी लॉन्ग द मूवी वॉज स्टिल एंजॉयबल. कॉम्प्लेक्स है. नेक्स्ट है आपका, यू शुड टेक योर कार इन फॉर अ सर्विस बिकॉज इट्स स्टार्टिंग टू मेक वियर्ड नॉइजेस. कॉम्प्लेक्स है. द एक्टर वॉज अनहैप्पी, ही गॉट अ पार्ट इन द मूवीज इवन दो, बीच में इवन दो लगा है. ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस है. कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस है, सॉरी. आफ्टर द टॉर्नेडो हिट देयर वॉज अ लिटिल समथिंग लेफ्ट was standing. ये भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है. The museum was very interesting as I expected. क्या होगा इसका? Very good. Now that he's rich and famous, people make allowances for his idiosyncrasies. क्या हो गया ये? मिला है? ये भी कॉम्प्लेक्स है. अगर नहीं मिला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कॉम्प्लेक्स है वैसे. इवन दो ही इज थरोली ट्रेन्ड, ये पूरा सेंटेंस कॉम्प्लेक्स है. सिंस विंटर इज कमिंग आई थिंक, कॉम्प्लेक्स है. व्हेन शी वॉज यंगर शी बिलीव्ड, कॉम्प्लेक्स है. I have to save this coupon in case I come back to the store tomorrow. Complex है. Let's go back to Chesnu because it's where we had our first date. Complex है. अरे टिक कर रहे हो तुम लोग? मिल रहा है? ये सब सेंटेंसेस हैं कि नहीं है? दिए हैं इसमें? अच्छा, और कौन सा है? Although my friends begged me, I chose not to go to the reunion. कॉम्प्लेक्स है. ये जो मैं बता रहा हूं ये सारा कॉम्प्लेक्स है. As genre change over time, as genre change या genre change over time, evolution progresses.
ये भी आपका कॉम्प्लेक्स है। हाँ बोलो बोलो बोलो। मिल रहा है मतलब नहीं मिल रहा है या मिल रहा है सेंटेंसेस? हाँ ठीक है। आई रियली डेंट लाइक द मूवी इवन दो द एक्टिंग वॉज गुड, ये भी तुम्हारा कॉम्प्लेक्स है। आई when he got a crimpy smashed on his face everyone laughed, ये भी आपका कॉम्प्लेक्स है। आफ्टर बीइंग apart for years he still had feelings for her, कॉम्प्लेक्स है। इसके अलावा भी कुछ छूटा है? हाँ इसके अलावा कोई सेंटेंस छूटा है अभी? बोलो। इसके अलावा कितने सेंटेंस रहते हैं अभी समझाने को? 10। एक्चुअली मेरे पास उसकी लिस्ट नहीं है ना, वो वाला मेरे पास अभी है नहीं। ये ही वॉज ईटिंग एंड टॉकिंग, आई मिस्ड एंड राइट डिशेज, ये सब कर लिया था हमने। मीशा वॉक्ड एंड लुक्ड अराउंड, ये सब कर लिया था क्वेश्चंस। सर ये सब क्वेश्चन नहीं है सर। मे- जितना क्वेश्चन है उसमें सब हो गया सर। हो गया? इतना ही है? मैं तुम लोग को एक ही एक्सरसाइज भेजी है क्या अभी? यस सर। यार ठीक है, मैं आज एक और भेज दूंगा। बोलो। अभी आज एक और भेज दूंगा, उसको कर लेना। कल परसों मेरे ख्याल से हमारी क्लास नहीं है। मेरे तुम्हें मिल गया होगा करिकुलम, पता होगा तुम्हें। आई डोंट हैव एनी आइडिया, लेकिन मेरे पास नहीं है, शायद हमारी क्लास नहीं है कल परसों। कौन सा? यही वाला? Still she kept her cool, ये वाला समझ में नहीं आया सर। कौन सा क्वेश्चन है? Angry, comma, still she kept her cool. मेरे को जितना सुनाई दिया मैं लिख दे रहा हूं। स्टिल शी कॉमा स्टिल शी केप्ट Cool. हर कूल। कूल नहीं, कूल। आगे। से पहले सर she was angry. शी वॉज एंग्री। हाँ तो इसमें क्या समझ नहीं आया? ये समझ नहीं आया? ये complex. ये समझ में नहीं आया? हाँ अब कॉमन सेंस लगाओ। पहले तो ढूंढ लो, 2 सेंटेंस ढूंढो। कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स के लिए 2 सेंटेंस होना जरूरी है, ठीक है। शी केप्ट हर कूल, ये एक सेंटेंस है। क्यों? सब्जेक्ट प्लस वर्ब मिल गया। शी वॉज एंग्री, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। अब मेरे पास 2 वो सेंटेंस है। अब ढूंढना है कि इंडिपेंडेंट कौन है और डिपेंडेंट कौन है, यही ना। शी वॉज एंग्री, इसके आगे पीछे तो कुछ लगा नहीं है तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, क्लियर है। शी केप्ट हर कूल, अब ये डिपेंडेंट तब होगा जब ये इस पे टिका रहेगा। अब कॉमन सेंस लगाओ, अगर कोई एंग्री रहेगा तो वो ठंडा कैसे हो जाएगा? अगर कोई एंग्री है तो वो ठंडा क्यों होगा? कोई लॉजिक नहीं है दोनों के जुड़ने का। अगर वो गुस्से में है तो गुस्सा आएगा ही ना। तो इसके ऊपर तो इसका ठंडा होना डिपेंडेंट नहीं है, तो ये भी अपने आप में एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, यानी कि इंडिपेंडेंट क्लॉज जॉइंड बाय। तो स्टिल हो गया तुम्हारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, तो ये हो गया कंपाउंड। और बोलो। और किसी को कोई डाउट? मैं एक एक्सरसाइज और भेज दूंगा आज। आप लोग कल नाउन क्लॉज वगैरह पढ़कर आए थे? किसी को कोई डाउट नाउन क्लॉज में तो पूछ ले अभी। क्या? नो सर कोई डाउट नहीं। लिखिए एडजेक्टिव क्लॉज। ये 4-5 सेंटर रखे क्या शिवेंद्र जी? सिस्टम नहीं चल रहा था, क्लास नहीं चल रहा था, मैंने तो फोन से लॉगिन कर दिया। तो अच्छा, अलग लोग हैं। ऊपर लड़के एक जगह तो फोन लॉगिन नहीं हो सकता ना, तो ऊपर नीचे बैठे हैं लड़कियां, नीचे बैठी है, ये सब ऊपर बैठे हैं। तो दोनों तो इन लोग को अभी मेरा आवाज सुनाई दे गया होगा। मुझे आप क्वेश्चन पूछना हो तो बता दीजिएगा, मैं उसका आवाज ऑन कर दूंगा, ये बोल भी सकते। अच्छा फिर ठीक है, तो मैं अभी पूछूं इनसे कि समझ में आया कि नहीं इनको। ये मामुनी और ये पूजा है ना, और अमित उधर आ बैठे ना। हाँ
चलिए, पहली बार आपका चेहरा इतना क्लोज दिख रहा है, मुझे देख पा रहा हूँ मैं। आप लोग को बोर्ड वगैरह दिख रहा है ना देवघर में? तो अभी जो हमने डिस्कस किया वो सारा सुनाई दिया था आप लोग को? समझ में आ गया था? चेक कर लिया था आप लोगों ने? अमित, आप लोगों ने चेक कर लिया था इसको, वो जो अभी हमने किया है? ठीक है, करके आए थे ना भाई वो एक्सरसाइज? ठीक है। अभिमन्यु, आपको समझ में आया? आपने किया था वो एक्सरसाइज? आवाज नहीं आ रहा? नहीं आ रहा? अच्छा, वो कट कट क्या आ रहा है आपका आवाज? पहले माइक ऑन करो, उसके ऊपर 2 बार हेलो बोलो, तब बोला करो। वो कट कट क्या आ रहा है आपकी वॉइस? ठीक है, चलिए लिखिए, मेरी आवाज तो पहुंच पा रही है ना? लिखिए, एन एडजेक्टिव क्लॉज इज अ डिपेंडेंट क्लॉज। एन एडजेक्टिव, मैं एक ही बार बोलूंगा, रिपीट नहीं करूंगा, और इस बात को ध्यान देना। एन एडजेक्टिव क्लॉज इज अ डिपेंडेंट क्लॉज which modifies a noun or a pronoun. Full stop. Which modifies a noun or a pronoun. They also provide additional information about the word. They also provide additional information about the word it modifies. But the meaning is already clear to us by then. But the meaning is already clear to us by then. स्टार मार्क करो, लिखो, as being a clause, it also has or contains, contains a subject and a verb. A subject and a verb or verb phrase. A subject and a verb or verb phrase, but does not express a complete thought. But does not express a complete thought. फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन साथ में ही है इसके। एज अ रिजल्ट कॉमा इट डज नॉट की जगह कैनॉट कर दो। एज अ रिजल्ट कॉमा इट कैनॉट स्टैंड अलोन एज अ सेंटेंस। Cannot function stand alone as a sentence. फुल स्टॉप। ये जो आखिरी के 3 लाइन लिखे हैं सभी क्लॉज के लिए हैं, और यही डिफरेंस है इनका फ्रेज और डिपेंडेंट क्लॉज में, क्योंकि फ्रेज भी कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है, डिपेंडेंट क्लॉज भी कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है। तो दोनों अलग कैसे हैं उसका रीजन आपने लिख लिया है, ठीक है ना। अब लिखिए, while writing the adjective clause, a student is required to observe
is required to observe certain rules, is required to observe certain rules, colon point A, adjective clause should be placed after antecedent यानी कि noun या pronoun should be placed after antecedent, noun और pronoun. ठीक है. qualified साथ में ही है ब्रैकेट के बाद, qualified by the adjective clause, qualified by the adjective clause, qualified by the adjective clause, full stop. इसी full stop के बाद इसी में लिखिए those single inverted commas dash underline is used, those is used for they, इसको भी अंडरलाइन कर लेना, they, those is used for they and them, those is used for they and them. Second point, the verb of the adjective clause, the verb of the adjective clause should be singular / plural, singular और plural ब्रैकेट में करना, should be singular / plural in accordance with the noun / pronoun, in accordance with the noun / pronoun. Third point, we will use the connectives. We will use the connectives. Connectives मतलब यहां पे जो connectives यूज होंगे वो conjunction relative pronoun, सॉरी, ऐसे बना लो, who, whose, whom. ठीक है. for living beings, इधर लिखो for living beings. उसके बाद लिखो which, of which, for non living and animals. That
दैट को सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में लिख के ब्रैकेट में लिखो मे बी यूज्ड। अब दैट क्यों यूज होगा? सबसे पहला तरीका है फॉर, हु या विच मे बी यूज है। अगर यूज होगा भी तो इनके लिए यूज हो सकता है, क्योंकि दैट की प्रॉपर्टी है कि दैट एनिमल्स, थिंग्स, ह्यूमंस, दैट इन तीनों के साथ यूज होता है। ये दैट की प्रॉपर्टी है। इसीलिए अगर हम विच और हु की जगह दैट लगा भी देते हैं तो हु सिग्निफाई करता है ह्यूमन को, विच सिग्निफाई करता है एनिमल्स और थिंग्स को, मतलब दैट तीनों के साथ लगता है तो उसकी जगह हम कभी कभी इसको लगा देते हैं। ठीक है, इसी में लिखो, अभी दैट वाले में लिखो बट दैट इज, बट दैट को इसी तरह लिखना, बट दैट इज usually used if the antecedent is preceded by preceded by preceded by the same, सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में the same, comma, all, comma, only, comma, nothing, comma, few, little, superlative degree, interrogative pronoun, superlative डिग्रीज, इसको अंडरलाइन कर दो, अभी बताऊंगा मैं एडजेक्टिव्स और प्रोनाउंस यहीं खत्म कर दूंगा, इसके आगे दोबारा नहीं पढ़ेंगे मुझे। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन सम, एनी। ठीक है, ये इसी में आएगा दैट वाले में, उसको लंबा करके इस साइड पे, ये सारा यहां तक फाइनल, उसके बाद खत्म होगा। नेक्स्ट, as is used after the same or such, in place of who or which, why? Is used after reason as an antecedent, after reason as an antecedent, when is used after time
आफ्टर टाइम एज एन एंटीसीडेंट. कर क्या रहे हैं फिर लो. अरे देवघर में तुम लोग लिख क्यों नहीं रहे हो? पढ़ चुके हो क्या ये सारा चीज? हाँ, क्यों नहीं लिख रहे हैं आप लोग? लिखा आप लोगों ने? देवघर में मेरी आवाज जा रही है, क्यों नहीं लिखा आप लोगों ने? रिकॉर्ड कर रहे हैं आप लोग इसको? सारा लिख लिया था पूरा पिछला? ये एंटीसीडेंट वगैरह सारा ये उधर आमिर लिख लिया ये सब तुम लोगों ने, या नहीं जा रहा है एकदम क्लियर? अच्छा अच्छा ठीक है, लिखिए. एंटीसीडेंट वेयर इज यूज्ड? वेयर इज यूज्ड आफ्टर प्लेस. आफ्टर प्लेस एज एन एंटीसीडेंट, ये लिख लो. इसके बाद प्लेस के बाद हाउ is used after manner as an antecedent. Manner as an antecedent. सर थोड़ा सा साइड हो जाओ. पूरा हो जा रहा हूँ. लिख लेना तो बता देना यार. अरे वाह, लिख लिया? अच्छा, क्या? सर कंप्लीट हो गया. हाँ, अब स्टार मार्क करके वो वर्ड लिखो, एंटीसीडेंट. हाँ बोलिए. मैनर एज एन एंटीसीडेंट. मैनर MANNER, वो देख रहे हो? आफ्टर मैनर एज एन एंटीसीडेंट. और जब ये आपने लिख लिया हो तो इसके नीचे एंटीसीडेंट को लिखें. एंटीसीडेंट लिखकर स्टार मार्क करके उसका मीनिंग लिखें. अर्लियर कॉमा, अर्लियर कॉमा, ईदर इन टाइम और इन ऑर्डर. ईदर इन टाइम और इन ऑर्डर. ठीक है. लिख लिया ये सारा? सर बहुत बढ़िया. क्या? सर सर एंटीसीडेंट सर उससे पहले रूल्स में लिखवाए थे नाउन प्रोनाउन. अभी एंटीसीडेंट अर्लियर आइदर इन टाइम और इन ऑर्डर. ये एंटीसीडेंट का मतलब होता है. ठीक है. अच्छा तो वहाँ पे एंटीसीडेंट नाउन प्रोनाउन क्या था? टेंस में क्या करती हो? सर टेंस में फ्रेमिंग ऑफ सेंटेंसेस. हाँ, टेंस में हम क्या दिखाते हैं? कोई चीज़ कब हुआ. हाँ, तो एंटीसीडेंट वहाँ पे नाउन प्रोनाउन की जगह यूज होता है. नाउन प्रोनाउन क्या होता है? सब्जेक्ट या हाँ सब्जेक्ट या, अरे सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट. सिर्फ सब्जेक्ट होता है. तो एंटीसीडेंट को हम वहाँ यूज करेंगे. ठीक है. नाउन और प्रोनाउन को एंटीसीडेंट की तरह हम अपने सेंटेंसेस में यूज करेंगे जब भी हम एडजेक्टिव क्लॉज लिखेंगे. ठीक है, लिखो. अभी लिखो, बहुत सारा लिखना है. इतना बहुत दिनों से तुम लोग कुछ लिखते नहीं हो ना, तो सवाल कर. लिखो, नोट करके लिखो. कंजंक्शंस, लिखो. कंजंक्शंस व्हेन, व्हाई, वेयर,
how, used in adjective clause, used in adjective clause are relative adverbs, full stop, are relative adverbs, are relative adverbs. Relative adverbs, full stop. They express their meanings as follows. They express their meaning as follows. एग्जाम्पल लिखो. I remember the year when Mahima was married. Mahima was married. ठीक है, महिमा was married. अब आई रिमेंबर द ईयर, मैंने तुमको 4 शब्द लिखा है अभी. व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ. ठीक है, इन सभी का मतलब भी समझा है अब इससे पहले के टेबल में. तो यहां पे आई रिमेंबर द ईयर, सॉरी, आई रिमेंबर द ईयर. अब यहां व्हेन लिखा है. मुझे जरा बताओ कि ये कौन सा टेबल के पोर्शन को शो करता है. ये क्या दिखा रहा है तुमको? भूल जाओ अभी एडजेक्टिव क्लॉज, कुछ नहीं पूछ रहा हूं मैं. हाँ, टाइम दिखा रहा है ना, तो इसका रेफरेंस ये आ रहा है. अगर कोई तुमसे पूछेगा तो उसका रेफरेंस ये आएगा, इन विच ईयर. हाँ, कौन है ये? सॉरी सर, ये लोग चिल्ला रहा था पीछे से. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. It's okay. सर अरे हल्ला मत करो अब, कोई बात नहीं है. इट्स ओके, कोई बात नहीं. बहुत स्पीड लिखवा रहे सर आप, बार बार छूट जा रहा है. मैंने सोचा कि तुम लोग क्लास में इतना बात करते हो तो इसका मतलब है कि मैं धीरे चल रहा हूँ, है ना. तो एक्चुअली मैं तुम लोग को ये बता रहा था कि इंग्लिश में इससे भी ज़्यादा तेज़ पढ़ाता हूँ. तो दोबारा मेरी क्लास में अगर मुझे किसी की भी कंप्लेन आ गई ना, तुम्हारे कोऑर्डिनेटर से या किसी से, कि तुम लोग क्लास में बात करते हो, तो इससे खतरनाक तरीके से भी पढ़ाना आता है मेरे को. वो तुम लोग हो जिसके कारण मैं इतना धीरे धीरे चल रहा हूं कि तुम लोग को एक एक चीज समझ में आए. नहीं तो मैं इससे डबल स्पीड से पढ़ाता हूं. ये तो फिर भी कुछ नहीं लिखा रहा हूं मैं तुम्हें, वो जानते हुए कि तुम लोग बैक ऑफ द माइंड पे पूरी तरह से इंग्लिश मीडियम नहीं हो, कि अभी आप लोग लर्निंग फेज पे हो. सो इमेजिन करो कि अगर मैं कराना शुरू किया तो कितना डेंजरस होगा तुम्हारे लिए. फिर मैं आम टीचर्स की तरह, जिस तरह तुम लोग को वहां पे कोचिंग सेंटर्स में होते हैं ना, लिखा दिया, कॉपी में भर लो और घर लेके चले जाओ. मजा आ जाएगा तुम लोग को. डिफरेंस समझो तुम लोग, कि कोई आदमी तुम्हारे लिए पागलों की तरह मेहनत कर रहा है. तुमको पढ़ाने के लिए नोट्स बनाता हूं मैं, मेरे को नोट्स की जरूरत है. यही काम बचा है मेरी जिंदगी में कि मैं तुम लोग के लिए नोट्स बनाऊं. ध्यान दो, क्या डेट है आज? 19th है ना? 18th. हाँ,
क्लास अब शुरू कर रहा हूं मैं, क्योंकि मैंने डेट लिखा है, बिना डेट के क्लास स्टार्ट नहीं करता हूं मैं। ध्यान दो, अब भूल जाओ, अभी जो लिखा है वो इंपॉर्टेंट है, उतना तो लिखना ही होगा। अभी आप लोग ध्यान दो इधर, चूंकि हम लोग एडजेक्टिव पढ़ने वाले हैं। मैं एडजेक्टिव और प्रोनाउन दोनों ना साथ में बता दे रहा हूं, क्योंकि हम थोड़ा थोड़ा प्रोनाउन पहले पढ़ चुके हैं। प्रोनाउन ऑब्वियसली नाउन के बदले यूज होता है, ठीक है। अब नाउन के बदले यूज होता है तो वो भी आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह यूज होता है। नाउन का काम सिर्फ और सिर्फ एक्सप्रेस करना है, सिर्फ और सिर्फ एक्सप्रेस करना, और इसका कोई काम नहीं है, ठीक है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह। एडजेक्टिव का काम क्या है? मॉडिफाई करना और क्वालिफाई करना, दो काम है इसके, मॉडिफाई और क्वालिफाई, ठीक है। अभी क्या है, ये बहुत सिंपल है, ये इससे और हमारा कोई लेना देना इससे होता नहीं है, ये 3rd क्लास के बच्चे का काम है। हमारा काम ये है कि जब हम इसको पढ़ रहे होंगे, अभी तक आपने जो पढ़ा है, जो मैंने खुद पढ़ाया आपको, कि सिर्फ कंजंक्शंस होते हैं, जो हमने जोड़ना सिखाया वो है कंजंक्शंस। ये कंजंक्शंस का काम है 2 वर्ड्स 2 एक्सप्रेशन, एक सेंटेंस एक वर्ड, एक सेंटेंस एक एक्सप्रेशन, इन सबको जोड़ने का काम कंजंक्शन करता है, ठीक है ना। बट एक और शब्द है जिसका यूज हमने अभी पढ़ा है, वो है रिलेटिव्स। ये रिलेटिव शब्द रिलेटिव से है, रिलेटिव का मतलब भी जोड़ना होता है, ठीक है ना। तो हम अगर कंजंक्शन ना यूज करके रिलेटिव्स भी यूज करेंगे तो हम जोड़ सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम जोड़ रहे हैं तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि रिलेटिव्स हैं क्या। अब जब भी तुम प्रोनाउन पढ़ोगे, जब भी पढ़ोगे, एक कंफ्यूजन होती है सबसे ज्यादा, और वो कंफ्यूजन ये होता है कि सर ये जो रिलेटिव शब्द है, जो भी है, हु वगैरह जितना भी है, सर ये प्रोनाउन की तरह एक्ट कर रहा है या सर ये एडजेक्टिव की तरह एक्ट कर रहा है। क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन में भी वही शब्द यूज होते हैं, रिलेटिव एडजेक्टिव्स में भी वही शब्द होते हैं। तो अब पता कैसे चलेगा कौन कब यूज हो रहा है? स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस में अगर आ गया तो चलो पता है कि हम समझ गए, समवॉट हम समझ जाते हैं कि चलो ठीक है, यहां से ले लिया, इसका एक्सप्रेशन का काम है क्योंकि सब्जेक्ट के पोजीशन पे, और हमने पढ़ लिया। मिडवे कहीं आता है तो हमें पता नहीं चलता कि वो क्या काम कर रहा है। इवन इफ अगर वो स्टार्टिंग में आ रहा है तो हमें ये नहीं पता कि वो किस काम में आएगा। तो तब हम रिलेटिव्स को इस 2 बेसिक स्ट्रक्चर से तौलते हैं कि भैया एडजेक्टिव का मूल काम क्या है? क्वालिफाई करना है। तो अगर मेरा रिलेटिव, जो भी रिलेटिव शब्द है, अभी हम रिलेटिव प्रोनाउन नहीं, जो रिलेटिव वर्ड है, ये रिलेटिव वर्ड्स अगर क्वालिफाई कर रहे हैं सेंटेंस के अंदर, वो तो पढ़ के पता लग जाएगा। तो अगर वो नाउन को किसी भी तरह से, क्योंकि एडजेक्टिव का काम ही क्या है, नाउन को या प्रोनाउन को क्वालिफाई करना, उसकी विशेषता बताना। अगर बता रहा है तो ये है एडजेक्टिव रिलेटिव, क्या कहते हैं, एडजेक्टिव वाला रिलेटिव्स। अगर वो नहीं बता रहा है तो ये नहीं है। अब ये नहीं है तो दूसरा रिलेटिव हम प्रोनाउन की तरह ही यूज करते हैं, ये एक तरीका है बात पता करने का। दूसरा, अगर मैं ये बोलूं कि ऐसे नहीं बताओ, ये नेगेटिव तरीका होता है। किसी का वीक होने से सामने वाला ताकतवर है, ये समझाना गलत है। किसी के ताकत का होना, वो क्यों ताकतवर है, उसका इंडिपेंडेंट क्राइटेरिया बताना को बोलते हैं पॉजिटिव वे ऑफ एक्सप्रेशन। और जब आप नेगेटिव का सहारा लेके बताते हैं तो इसे बोलते हैं नेगेटिव वे ऑफ एक्सप्रेशन। जब भी आप नेगेटिव वे ऑफ एक्सप्रेशन करते हैं, आपकी अपनी सेंटेंस राइटिंग कमजोर हो जाती है। सेंटेंस राइटिंग लिखित में भी कमजोर होती है और मौखिक लेवल पे भी कमजोर होती है। वोकल भी आपका वीक होता है। आप इसका प्राइम एग्जाम्पल ये नेगेटिव पॉजिटिव का मैं आपको दे देता हूं। आप देखते होंगे एक नेता थे, बहुत सारे नेता है, बहुत सारे नेता क्या करते हैं, जब भी कोई रैली करता है तो वो ये नहीं बताता है कि वो कितना अच्छा करेगा या वो कितना अच्छा कर रहा है। उस रैली की शुरुआत ही होती है कि वो खराब है, उसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया। वो तो पब्लिक को ऑलरेडी पता है कि उसने नहीं किया।
आप ये बताओ आप क्या ऑफर कर सकते हो। तो जब वो नहीं, उनका वो दूसरों को मॉक करना शुरू करते हैं, दैट इज नेगेटिव वे। इसका मतलब वो दूसरे का नेगेटिव बताकर ये बताना चाह रहे हैं कि हम अच्छा करेंगे, तो इसे हम बोलते हैं नेगेटिव वे ऑफ एक्सप्रेशन, वो गलत है। दूसरा, जो सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा क्या नहीं करेगा, मैं इसका प्राइम एग्जांपल देता हूं। आप पुरानी स्पीचेस उठाकर देखिए अटल बिहारी वाजपेयी साहब की, भारत का एकमात्र नेता। एपीजे अब्दुल कलाम नेता नहीं थे, तो उनको हटा दीजिए, मैं नेता की बात कर रहा हूं। उसके बाद मनमोहन सिंह, यही दोनों नेता, दोनों ही आप देखो, दोनों ही पोएट्री में माहिर, दोनों ही सुपर डिग्री के पढ़े हुए। अभी की बात कर रहा हूं, जब हम पैदा हुए तो हमने जिस ब्रांड फॉर्म को देखा, तो उसमें ये दोनों इस पे यूज करते हैं। शायद आपको पता ना हो कि अटल बिहारी वाजपेयी की कोई भी स्पीच कहीं पे भी होती थी तो उसे सुनने कांग्रेस वाले भी आते थे और बाकी पार्टी वाले भी आते थे। क्यों? क्योंकि वहां किसी को वो गाली नहीं देते थे। सेम मनमोहन सिंह, बाकी स्पीचेस में जो दुनिया में जितने लोग स्पीचेस देते हैं, आप अभी भी उठा के देख लो, कोई भी हो, किसी पार्टी का भी हो, वो नेगेटिव फॉर्म ऑफ स्पीच यूज करते हैं। ठीक है? सो हम जब भी पढ़ेंगे हमें यह पता होना चाहिए कि ये प्रोनाउन, अगर प्रोनाउन रिलेटिव है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन के अपने रूल्स के कारण ये रिलेटिव प्रोनाउन है, इसलिए नहीं कि एडजेक्टिव नहीं है। समझ में आ रहा है? हां, एक पॉइंट तुम्हारे अपने जहन, बैक ऑफ द माइंड में तो ये हमेशा रहेगा ही कि ठीक है, वो क्वालिफाई नहीं कर रहा है तो समवॉट ये प्रोनाउन होगा और कुछ नहीं हो सकता। और ये रिलेटिव प्रोनाउन कब होगा? सिंपली जब ये किसी नाउन को एक्सप्रेस करेगा, और तो कोई तरीका ही नहीं है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? इसमें कोई डाउट तो पूछो। अभी देखो तुम लोग को जो मैंने लिखवाया है ये क्लियर है? तो उसमें मैंने एक शब्द लिखवाया था आप लोग को, सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स। मैं अज्यूम करता हूं कि आप लोगों ने सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स तो पढ़ा होगा। पढ़ा है किसी ने? तो प्लीज बताइए एक बार, क्योंकि अभी हम एडजेक्टिव क्लॉज करने जा रहे हैं, तो एडजेक्टिव्स ध्यान में होने चाहिए आपको। देखिए क्या होता है, जिस तरह आप लोगों ने वर्ब्स में फॉर्म्स पढ़े हैं, हमने वर्ब्स में पढ़ा था वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है? और फर्स्ट फॉर्म में ही आप आईएनजी लगाते हैं। ठीक है? फर्स्ट फॉर्म में ही आप ईएस लगाते हैं, एस लगाते हैं, ईडी लगाते हैं, डी लगाते हैं। दैट मीन्स हमने ये पढ़ा कि कोई भी चेंज इससे होगा, या कोई वर्ड अगर अलग से ही कन्वर्ट हो रहा है वो सेकेंड फेज है, बट मोस्टली यही है। ठीक है ना? इसी तीन फॉर्म में। तो हम वर्ब में पढ़ते हैं उसके फॉर्म्स, और एडजेक्टिव में पढ़ते हैं उनके डिग्रीज। कंफ्यूज कभी मत होना, डिग्रीज। ठीक है? अब इसके 3 डिग्रीज जो होते हैं, वो डिग्रीज कौन से होते हैं? सबसे पहला कौन सा है? सबसे फर्स्ट डिग्री है, वेरी गुड, यस, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। ठीक है? अब पॉजिटिव डिग्री कभी कंपैरेबल नहीं होता। जैसे मैं कहता हूं मोनू इज अ गुड बॉय, अगर मैंने ये सेंटेंस बोला तो मैंने इसमें क्या बताया? मैंने मोनू की क्वालिटी बताई। दैट मीन्स आई हैव एडजेक्टिफाइड मोनू। ठीक है? इसी से आपका क्लॉज भी निकलेगा। और यहां मैंने एक और काम किया, मैंने किसी से मोनू को कंपेयर करके नहीं बोला कि वो किसी और से अच्छा है, मैंने सिंपली बोला कि मोनू एक अच्छा लड़का है, तो दैट विल कम इन अ पॉजिटिव सेंटेंस। अगर मैं ये कहता हूं मोनू इज डैश, ठीक है, तो अब इसको कंपेयर करूंगा, मोनू इज बेटर देन, ठीक है, XYZ। अब यहां पे व्हाट आई हैव डन इज आई हैव कंपेयर्ड, मैंने मोनू को XYZ से कंपेयर करके एडजेक्टिफाई किया, मतलब उसको क्वालिफाई किया, मतलब उसकी विशेषता बताई। तो ये बेटर शब्द जो है ये कंपैरेटिव का है। ठीक है? अब अगर मुझे ये बताना है कि
मोनू इज द बेस्ट, ठीक है, इन द क्लास। नाउ व्हाट आई हैव डन, मैंने एक सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया पूरे क्लास से कंपेयर करके ये बताने के लिए कि मोनू इज द बेस्ट इन द क्लास, ठीक है, ठीक है। नाउ ये 3 एग्जाम्पल से आप देखो कि हमने 2 चीजें देखी। पहला, पॉजिटिव डिग्री में हम कभी कंपेयर नहीं करते, कंपैरेटिव डिग्री में 2 या 2 से ज्यादा कंपेयर हो सकता है, सुपरलेटिव डिग्री में हम सबसे कंपेयर करके उसको सबसे ऊपर डालते हैं। यह पहली चीज जो आपने सीखी। दूसरा, जब भी आप पॉजिटिव टू कंपैरेटिव और कंपैरेटिव टू सुपरलेटिव डिग्री कन्वर्ट करते हैं तो आपको ये डिग्रीज चेंज करनी पड़ती हैं। तो पहला डिग्री अगर मेरा पॉजिटिव का गुड है तो यहां बेटर है और फिर यहां बेस्ट है, तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। तीसरा, मैं तुमको एक ट्रिक बताता हूं, हमेशा याद रखना, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में तुमसे सबसे ज्यादा पूछा जाएगा। ये जब आर्टिकल ए एन द पढ़ते हो ना तब भी उसका रूल है, लेकिन ये यहां पे इतना इंपॉर्टेंट है ना, ये हमेशा सुपरलेटिव डिग्री में द लगता है, हमेशा। अगर कंपैरेटिव डिग्री में द लगा है तो गलत है, क्रॉस कर देना, सिर्फ सुपरलेटिव डिग्री में ही द लगेगा, ठीक है। यानी कि वी यूज द विथ सुपरलेटिव डिग्रीज। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है अभिमन्यु? कोई डाउट बेटा? कोई डाउट? क्लियर है? मामुनी, पूजा, अमित, आप लोग को देवघर में किसी को कोई डाउट इसमें? ठीक है। अब आते हैं हम लोग वापस एडजेक्टिव क्लॉज पे। अभी एडजेक्टिव कर लिया है, अभी एडजेक्टिव क्लॉज के तुमने रूल्स लिख लिए कि कैसे कैसे क्या क्या होता है, ठीक है। अब हम आएंगे उसके सेंटेंसेस पे। जिस तरह कल हमने किए 2-4 सेंटेंसेस नाउन क्लॉज के, अब हम एडजेक्टिव क्लॉज पे आएंगे। तो जहां मैंने आपको लिखवाया था वहां पे सिर्फ 2 और लिख लीजिए पहले, ताकि आप समझ जाए आराम से। नोट में हमने फर्स्ट पॉइंट लिखा था, नोट में सेकंड पॉइंट लिख लीजिए। द यूज ऑफ एज एंड दैट, द यूज ऑफ एज एंड दैट with the same, with the same, with the same। अब यहां with the same का क्या मतलब होता है? with the same का यहां पे मतलब है in what manner, in what manner या in what way, यही दोनों मतलब है जब इस रूल में, ये जो नया रूल है। अब हम इसको एग्जाम्पल से कोशिश करेंगे करने का। पहले लिख लीजिए आराम से, लिख लिया तो बता देना। लिख लिया? अब इसमें पॉइंट ए लिखिए, पॉइंट ए लिख के लिखिए दैट इज यूज्ड when the same is used with a noun,
is used with a noun, is used with a noun, both in the case of, both in the case of qualification, qualification, QUALI, quali, FICATION, क्वालिफिकेशन, ठीक है। सर फिर से बोलिएगा। क्या चीज? यही सेंटेंस सर लाइन। नहीं, कहां से बोलना है, इसको पूरा बोलना है। दैट इज यूज्ड, दैट को सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स में कर लो। when the same, ये जो मीनिंग है ना द सेम का, when the same is used with a noun, both in the case of qualification and resemblance, 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 मिलता जुलता, ठीक है। रिजेम्बलेंस लिख लो पहले इसको। अब 2 सेंटेंस लिखिए इसी का। अब हम समझेंगे क्या रूल है। I shall buy the same perfume. I shall buy the same perfume that my friend bought. That my friend bought. अभी सेंटेंस में ये जो सेंटेंस आपने यूज किया, इसमें द सेम, द सेम किसके लिए? नहीं बोला, आवाज आ रही है? सर तुम लोग मेरे को देख पा रहे थे? तो बोला क्यों नहीं तब से? इधर लाइट चली गई थी, मेरे को लगा। चलो, जब देख पा रहे हो तो ठीक है। यहां देखो, आई शैल बाय द सेम परफ्यूम दैट माई फ्रेंड बॉट। अभी हमने 2 चीज देखा। क्या देखा? कि हम या तो क्वालिफिकेशन या तो क्वालिफाई होगा या रिजेंबल होगा। रिजेंबल मतलब उसके जैसा। तो यहां पे इस सेंटेंस में आप क्या देख पा रहे हो इन दोनों में से? वो कह रहे हैं कि मैं वही परफ्यूम लूंगा जो मेरे दोस्त ने लिया था। तो यहां पे इन दोनों में से क्या आ रहा है हमारे पास? क्या यूज करेंगे? अभी नहीं आ रहा आवाज? चलो ठीक है, आवाज नहीं आ रही मुझे वैसे, लेकिन ये रिजेंबल होगा, ठीक है ना, रिजेंबलेंस। सेकंड लिखो, he is the same boy, that asked me, he is the same boy that asked me for books yesterday.
yesterday। अब यहां पे भी द सेम शब्द का प्रयोग हुआ है, ठीक है ना। अब यहां द सेम किसके लिए यूज हुआ है? सेम बॉय, वही लड़का है जिसने कल मुझसे किताब मांगी थी। अब यहां पे ये रिजेंबल कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है? रिजेंबल कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है? रिजेंबल कर रहा है सर। नहीं, रिजेंबल हमेशा दो अलग अलग आदमी करता है भाई। तो सेम बॉय है तो रिजेंबल नहीं करना। सेम बॉय है तो अपने आप से कोई कैसे रिजेंबल करता है भाई? रिजेंबल तो हम किसी और से करेंगे ना, कि उसके जैसा दिख रहे हैं, किसी और के जैसा दिख रहे हैं। अपने आप से कैसे? अपने आप में तो पूरा मैं ही हूं ना। अगर आप आईने में देखोगे तो आप अपने से रिजेंबल कर रहे हो या आप ही हो? सर अपने आप में नहीं, बॉय को रिजेंबल कर रहा है ना सर, वो दूसरा थर्ड पार्टी। अरे वो कह रहा है कि ही वही आदमी है ना जो बॉय था, उसी लड़के की बात हो रही ना। कह रहा है कल जिसने मुझसे किताब मांगी थी वही लड़का मेरे पास, वो मुझे दिखा। ही इज द सेम बॉय, जैसे वो कहीं खड़ा होगा फॉर एग्जाम्पल। तो ये बंदा कह रहा है कि ये जो लड़का मुझे दिख रहा है ये वही लड़का है जो कल मुझसे किताब मांगने आया था। तो किताब मांगने वाला भी वही है और जो दिख रहा है वो भी वही लड़का है, तो ये अपने आप से रिजेंबल करेगा नहीं ना। अगर सेंटेंस ये होता कि भैया तुम जो हो, तुम ऋतिक रोशन की तरह दिखते हो, तो रिजेंबल हुआ। हाँ, आपकी साड़ी और मेरी साड़ी का कलर ऑलमोस्ट सेम है तो वो रिजेंबल कर रहा है, ठीक है ना। तो यहां क्या कर रहा है? क्वालिफाई कर रहा है। क्या कर रहा है? क्वालिफाई कर रहा है कि हाँ ये वही है, उस सेम आदमी के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है जब आप एडजेक्टिव क्लॉजेस पढ़ते हैं तो हमेशा ध्यान में रखना है इसको कि कहाँ क्वालिफाई करेगा और कहाँ रिजेंबल करेगा, ठीक है। इसी का दूसरा पोर्शन लिख लो। ये ए पॉइंट था जिसमें आपने ये लिखा, बी पॉइंट ये हमने ए पॉइंट में लिखा था दैट करके, दैट इज यूज्ड, ठीक है ना। तो हम यहां देखेंगे दोनों जगह दैट लिखा हुआ है शायद, ठीक है ना। तो हमारा रूल था दैट इज यूज्ड जब द सेम, दैट इज यूज्ड जब द सेम इज विद अ नाउन, इज विद अ नाउन, ठीक है, इज विद अ नाउन, दोनों जगह नाउन है, ठीक है। तब जाकर हम ये देखेंगे, जब ये दोनों क्राइटेरिया पूरा होगा तब जाकर हम देखेंगे कि या तो ये क्वालिफाई करेगा या तो ये रिजेंबल करेगा, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर है? किसी को इसमें कोई डाउट? चलिए इसका दूसरा पॉइंट लिखिए, सेकेंड पॉइंट, एज रूल जो है बी पॉइंट करके, एज इसमें एज डालिए। इज used when the same is used when the same is used when the same को सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में डाल दो। The same is used, the same के बाद is used either, the same is used either without a noun or when the verb is unexpressed, when the verb is unexpressed in the case of resemblance। अब इसमें दो बातें कही गई हैं, पहले आप लिख लीजिए, अगर लिख लिया है तो बताओ। लिख लो।
अब इस सेंटेंस को देखेंगे और अपने रूल को वेरीफाई करेंगे। हमने क्या पढ़ा? एज शब्द का यूज द सेम के साथ तब होता है जब या तो वो बिना नाउन के लगा है या जो वर्ब है, ठीक है, वो पूरी तरह से एक्सप्रेस नहीं किया गया है इन टर्म्स ऑफ रिजेंबलेंस, यानी कि हमारा जो वर्ब है वह पूरी तरह से क्लियर नहीं कर रहा है इस पर्टिकुलर शब्द को। ये एक तरीका है। दूसरा, जब बिना नाउन के द सेम के साथ एज का प्रयोग किया जा रहा है। इन दोनों ही केसेस में हम ये रूल अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब ये एग्जाम्पल देखिए, जस्ट डू द सेम एज आई डू। इसमें आपको क्या दिखा? रिजेंबलेंस दिखा है ना, रिजेंबलेंस तो दिखा, हमने लिख दिया रिजेंबलेंस, ठीक है, कि ऐसा करो जैसा मैं करता हूं, ठीक है। द सेम यहां यूज हुआ है, एज यूज हुआ है, लेकिन नाउन यूज नहीं हुआ है, नाउन यूज नहीं हुआ, ठीक है। तो हमारा पहला रूल वेरीफाई हो गया इस एग्जाम्पल से कि एज का प्रयोग हमने द सेम के साथ तब किया जब नाउन यूज नहीं हुआ। ये क्लियर है? हाँ, क्लियर। अब दूसरा सेंटेंस लिखिए, आई लाइक द सेम परफ्यूम as she. I like the same perfume as she. अभी क्या किया हमने यहां भी द सेम का यूज किया, लेकिन हमने यहां नाउन लगाया, तो हमारा नाउन आ गया, द सेम लग गया, ठीक है, लेकिन हमने फिर भी एज लगाया। अब एज लगाया तो हमने दो तरीके देखे हैं, या तो पहला केस में नाउन नहीं लगेगा तो इसमें नाउन लगा है, या फिर वर्ब होगा लेकिन वो हमें क्लियर मीनिंग नहीं देगा। हमने दूसरा पोर्शन ये पढ़ा था। तो आप देखो यहां पे ये सेंस इसके बाद बन रहा है ना कि आई लाइक द सेम परफ्यूम एज शी लाइक्स। मैं वही परफ्यूम पसंद कर रही हूं या कर रहा हूं जो उसका है। सेंस तो यही बन रहा है, लेकिन हम इस वर्ब को नहीं लिखे तो ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा, लिखने का मीनिंग तो सेम ही दे रहा है। तो हमारा दूसरा रूल भी वेरीफाई हो गया कि बिना वर्ब के कंप्लीट मीनिंग दिए सिर्फ शी पे फुल स्टॉप लग गया तो भी हमको समझ में आ गया यहां से कि हाँ, ये वही परफ्यूम की बात कर रहा है कि जो उसे पसंद था वही इसे पसंद है, ठीक है। लेकिन इन रेफरेंस वो है, ये भी रिजेंबलेंस है, ठीक है ना। तो पहले वाले सेंटेंस में हमने विदाउट नाउन का यूज किया, जो हमारा पहला रूल कहता था वो ईदर है ना, ईदर विदाउट नाउन। तो पहले वाले सेंटेंस में हमने विदाउट नाउन, दूसरे वाले में वर्ब जो है वो क्लियर या फेवरेबल या पूरा एक्सप्रेशन नहीं दे रहा, तो हमने पूरा एक्सप्रेशन नहीं लिखा। हमें यहीं से पता लग रहा है कि हाँ ठीक है, मीनिंग वो यही दे रहा है, लाइक का ही दे रहा है। तो इन दोनों सेंटेंस में आप लोग में से किसी को कोई डाउट? ये जो रूल है रिजेंबलेंस वाला, इसमें कोई डाउट? अभिमन्यु, कोई डाउट बेटा? या देवघर में किसी को क्लियर है?
अब हम ये सारा रूल्स इसका कर चुके हैं जो आपके कॉम्पिटिशन्स वगैरह में भी आता है. अब हम एक दो सेंटेंस करेंगे ताकि हमारा क्लियर हो जाए, हमें पता लग जाए कि हाँ ठीक है ये है. एक सेंटेंस लिखिए. मिस्टर जैक्सन इज द टीचर. मिस्टर जैक्सन इज द टीचर. मिस्टर जैक्सन इज द टीचर who helped me with my math problems. Mr. Jackson is the teacher who helped me with my math problems. अब इस सेंटेंस में एडजेक्टिव क्लॉज जरा अंडरलाइन कीजिए, ध्यान दीजिएगा. एडजेक्टिव क्लॉज, एडजेक्टिव्स होते हैं जो नाउन को क्वालिफाई करते हैं, ठीक है. लेकिन एडजेक्टिव क्लॉज भी क्या है, अब वो बेसिक रूल नहीं भूलना जो कल बताया था. एडजेक्टिव क्लॉज एक डिपेंडेंट क्लॉज है. क्यों? क्योंकि नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब तीनों क्लॉज हम डिपेंडेंट क्लॉज में पढ़ते हैं. तो जहां डिपेंडेंट होगा मतलब यहां पे इस सेंटेंस में दो क्लॉजेस हैं, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और दूसरा डिपेंडेंट. हमें सिर्फ डिपेंडेंट क्लॉज ढूंढना है और उस डिपेंडेंट में हमें एडजेक्टिव क्लॉज निकालना है, क्योंकि अभी बता ही एडजेक्टिव क्लॉज रहा हूं, अभी ये पूछ नहीं रहा हूं कि ये नाउन है या एडजेक्टिव है. तो ये दोनों चीज नहीं भूलना है, ठीक है. प्लस अभी जो हमने एडजेक्टिव क्लॉज के रूल्स पढ़े उसमें हमने देखा कि उसमें क्या क्या रिलेटिव्स यूज हो सकते हैं. हु, हुज, हुम, विच, ठीक है, या ऑफ विच, एज, वाई, व्हेन, वेयर, हाउ, ये सारी चीजें यूज हो सकती हैं. लेकिन इन सभी शब्दों का यूज हम क्यों कर रहे हैं? टू क्वालिफाई अ नाउन. नाउन को क्वालिफाई करने के लिए, क्योंकि एडजेक्टिव का काम ही होता है नाउन को क्वालिफाई करना. ये याद रख के तब ढूंढो. कर लिया तो बताओ, जिसने भी कर लिया प्लीज बताओ. क्या हो? वन बाय वन चलते हैं. सबसे पहले अपने दोनों क्लॉजेस को निकाल लेते हैं. ये दो सेंटेंसेस हमारे हो गए, क्योंकि हु जो है वो सब्जेक्ट का भी काम करता है. हु इज अ पर्सन, ठीक है. उसके बाद ये वर्ब है, तो हमारे को क्लॉज करने के लिए एक सब्जेक्ट और एक वर्ब की जरूरत होती है. यहां भी हमारे को सब्जेक्ट प्लस एक वर्ब है, तो हमारे पास क्लॉज 1 और ये यहां से क्लॉज 2, ये दोनों मिल गया. अब इस क्लॉज 1 क्लॉज 2 में डिपेंडेंट कौन होगा? ऑब्वियसली ये तो हो ही नहीं सकता, इसके आगे पीछे तो कुछ लगा नहीं है. तो हमने ये बिल्कुल सही किया आपने, ये सेकंड वाला पोर्शन निकाल लिया यहां से, ठीक है. ये पोर्शन हु हेल्प्ड से ये हमारा एडजेक्टिव क्लॉज हो गया, ठीक है. अब तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये एडजेक्टिव क्लॉज क्यों है. अभी थोड़ा कंफ्यूज करूंगा, ये क्यों है बताओ. हु तो तुमने हु नाउन क्लॉज में भी पढ़ा है ना, कल बताया था. तो ये कैसे पता चलेगा? अभी तो हमने पता कर दिया. मान लो ये पेपर में तो सिर्फ, सॉरी मैं सुन नहीं पाया, एक सेकेंड बस मैं क्वेश्चन कंप्लीट कर लूं. ये सेंटेंस आएगा पेपर में और मान लो ये दे दिया कि वेदर इट इज अ नाउन क्लॉज या एडजेक्टिव क्लॉज. अभी एडवर्ब नहीं देते क्योंकि हमने पढ़ा नहीं है. तो इनमें से मुझे पता कैसे चलेगा? अभी पहला चीज ये पता कर लिया, दूसरा चीज, हाँ बताओ क्या बोल रहे थे, अब बताओ, अब प्रूव करो.
नाउन नहीं तो अच्छा ठीक है, ठीक है, वो तो इजी था क्योंकि अभी बता दिया। हाँ यहां बिल्कुल सही बताया आपने, लेकिन मैं इस पे भी सवाल पूछूंगा। हु जो शब्द है वो किसको क्वालिफाई कर रहा है? टीचर को। क्यों? कौन उसके मैथ की दिक्कतों को सॉल्व कर रहा है? टीचर। तो ये वही टीचर है जिसकी ये बात कर रहा है। सो दिस हु इज क्वालिफाइंग टीचर, द वर्ड टीचर, यानी कि ये नाउन है टीचर, तो ये एडजेक्टिव इसको क्वालिफाई कर रहा है। रिलेटिव एडजेक्टिव अभी बताया था ना, रिलेटिव एडजेक्टिव। हाँ चलो ठीक है, ये मैं मान गया तुम्हारी बात। अब ये मुझे बता दो कि ये नाउन क्लॉज क्यों नहीं है। अब ये मत बताना मुझे क्योंकि ये एडजेक्टिव क्लॉज है इसलिए नाउन क्लॉज नहीं है, वो नेगेटिव एक्सप्रेशन नहीं लूंगा। उसके अपने रूल से समझाओ कि ये क्यों नाउन क्लॉज नहीं है, क्योंकि हु का यूज तो हम तब करते हैं, तो उसके रूल्स लिखाए होंगे कि नाउन क्लॉज तब होगा जब उसके अपने रूल्स फॉलो होंगे, तो वो तो बताना होगा। तो वो बताओ क्यों नहीं है। नाउन कब होता है, कब होगा नाउन क्लॉज? नाउन क्लॉज के रूल्स में क्या लिखा था? कि आवाज बहुत क्लियर नहीं है। हाँ हाँ बोलो बोलो साइमा। नाउन क्लॉज में सर गवर्न करता है नाउन, अब और क्या? यहाँ पे क्वालिफाइज हो रहा है। अरे वो तो बता दिया ना क्वालिफाई हो रहा है, नहीं तो तुमको कैसे पता लगता क्वालिफाई हो रहा है? हाँ यहां कौन सा नाउन है जो गवर्न नहीं हो रहा है? हो सकता था और नहीं हो रहा। एक्शन। मिस्टर जैक्सन, ठीक है, हाँ ठीक है। और क्या क्या रूल था उसका नाउन को करने का? सर और वो वर्ब को मेन वर्ब को प्लेन करता था नाउन क्लॉज में। नाउन क्लॉज वर्ब को एक्सप्लेन करता। वेरी वेरी गुड, यही है इसका एक्सप्लेनेशन कि अगर ये नाउन क्लॉज बाय चांस होता तो ये वर्ब को एक्सप्लेन करता, लेकिन यहां नाउन को ही एक्सप्लेन किया जा रहा है। एक्सप्लेन इन द सेंस मॉडिफाई किया जा रहा है। तो अब नाउन को ही किया जा रहा है, तो नाउन को करने के लिए तो कोई और ही आएगा, और नाउन को करने वाला कोई एक ही चीज होता है, वो होता है एडजेक्टिव। तो इस वजह से ये आपका एडजेक्टिव क्लॉज है। अभी समझ में आया? किसी को कोई डाउट इसमें? हम अगली क्लास में इसको खत्म कर देंगे। और नाउन क्लॉज का जो डेफिनेशन है उसमें आप वर्ब भी लिखाए थे, नाउन भी लिखाए थे, प्रोनाउन भी लिखाए थे, कि तीनों को एक्सप्लेन करेगा। हाँ हाँ किसी को भी कर सकता है। मेरा नाउन से मतलब है जो भी सब्जेक्ट की तरह आएगा उसको। नाउन सॉरी क्या बोला था मैंने? सॉरी एक बार फिर से बोलिए। नाउन क्लॉज का जो डेफिनेशन लिखाए थे, हाँ हाँ लिखाए थे कि नाउन क्लॉज एक्सप्लेन्स द वर्ब। हाँ तो ये पहले, हाँ हाँ ठीक है, पहले दो शब्द में ही देखो। नाउन क्लॉज में नाउन एक्सप्लेन्स, जो भी चीज को एक्सप्लेन करेगा वो कौन करेगा? नाउन करेगा। बट एडजेक्टिव क्लॉज में noun will be explained. Noun is not explaining here. Noun is getting explained through modification और qualification. ठीक है, तो डिफरेंस पता लगा? अब वो नाउन की जगह जो भी यूज होगा, जैसे प्रोनाउन होगा, वो भी तो एज सब्जेक्ट ही होता है, तो दैट मीन्स कि एनी सब्जेक्ट। ठीक है, जब भी नाउन भी एक्ट कर रहा है तो नाउन भी तो सब्जेक्ट की तरह ही एक्ट कर रहा है ना भाई। इसी सब्जेक्ट को तो एक्सप्लेन, लेकिन नाउन क्लॉज में सब्जेक्ट एक्सप्लेन करता है। अब सब्जेक्ट किसको एक्सप्लेन करता है? ऑब्वियसली एक वर्ब को करता है। हमने सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट ही पढ़ा इसीलिए। लेकिन यहां पे एडजेक्टिव के केस में ये जो सब्जेक्ट है ये किसी को एक्सप्लेन नहीं कर रहा, ये एक्सप्लेन हो रहा है। तो सब्जेक्ट को एक्सप्लेन कौन कर सकता है? वर्ब तो नहीं कर सकता, एडवर्ब भी नहीं कर सकता। एडवर्ब किसको एक्सप्लेन करता है? वर्ब को करता है। तो नाउन को एक्सप्लेन करने के लिए कोई एक चीज तो है बना हुआ, वो है एडजेक्टिव। ठीक है, अब ये इसको एक्सप्लेन करता है, इसको क्वालिफाई करके, मतलब इसकी विशेषता बता के। ठीक है, तो ये थ्योरी है। अभी समझ में आया? किसी को कोई डाउट पूछो अगर है तो।
चलो आवाज़ नहीं आ रही तो मैं मान लूँगा नहीं है, बाकी कल भी होगा। कल क्लास नहीं है यार, मेरे पास जो चार्टर है उसमें कल आपकी रीजनिंग की क्लास है, फिर भी आप कंफर्म कर लीजिएगा, मेरे साथ तो नहीं है कल परसों। हमारी 2 दिन बाद क्लास होगी, तो आप लोग रिवीजन करके आइएगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं, ठीक है। और क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा पैराग्राफ पे जल्दी पहुँचूँ, तो हम इसके बाद क्वेश्चन टैग करके सीधा पैराग्राफ पे पहुँचेंगे, क्योंकि बहुत बच्चों का पेपर भी है, ठीक है ना। तो हम स्पॉट एरर और पैराग्राफ दोनों साथ में करेंगे। किस चीज़ का एक्सरसाइज? नाउन क्लॉज का। एडजेक्टिव का भी भेज दूंगा, दोनों का भेज दूंगा, दोनों तो पढ़ा दिया है, खत्म हो गया एडजेक्टिव क्लॉज, सिर्फ एडवर्ब रहता है। तो मैं नाउन क्लॉज सेपरेट भी भेज दूंगा, नाउन और नाउन एडजेक्टिव सेपरेट भी भेज दूंगा, और मिक्स भी भेज दूंगा, जिसमें ये पता करना होगा। ये जो सेकंड वाला पोर्शन है आपके एग्जाम में पता करने वाला थ्योरी आएगा, ठीक है ना। चलिए, हैव अ नाइस डे, प्लीज रिवाइज करके आना, ठीक है ना। चलो बाय बाय।